तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर बायोलॉजी की जो क्लासेस है वो रेगुलर कर दीजिए, डेली डेली आप अपलोड करिए, तो उसी को देखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों को जो क्लासेस है वो डेली दी जाएँ। तो उसमें हम लोग का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, तो जिसमें हम लोग 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग का आज तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं परागकण की संरचना में। तो इस वीडियो में जो आपका नर भाग होता है, उसमें जो नर युग्मक का निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया को पूरी रूप से हम लोग पढ़ लेंगे। उसमें आप लोगों का कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मादा भाग को डिटेल में समझेंगे, ठीक। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो परागकण की संरचना, ठीक। तो हम लोग की जो परागकण की संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है, इसको हम लोग लिख के भी लेकर आए हैं और साथ ही में आपका चित्र भी बना करके लेकर आया हूँ। तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपको उसका नोट्स भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और साथ ही में हर एक चीज़ को समझते जाएंगे, ठीक। आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको नहीं समझ में आएगी। अगर ऐसे भी कोई चीज़ होती है जो आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, परागकण की संरचना के बारे में जो जो चीज़ें होती है वो हर एक चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो परागकण क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, ठीक। परागकण जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आपका नर युग्मक होता है वो परागकण के अंदर ही बनता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो परागकण होता है हमारा वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। परागकण एक अगुणित कोशिका होती है जैसा कि हम लोग जानते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें 2 भित्तियाँ पाई जाती हैं। एक बाहरी भित्ति पाई जाती है जिसे हम लोग बाह्यचोल कहते हैं, और एक आपकी आंतरिक भित्ति पाई जाती है जिसे हम अंताचोल कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं कि आपकी बाहरी भित्ति कौन सी होती है और कौन सी आंतरिक भित्ति होती है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका ब्लैक वाला जो आप इस तरह देख पा रहे हैं, तो जो आपकी ब्लैक वाला जो भित्ति होती है इसे हम क्या कहते हैं, बाहरी भित्ति कहते हैं, यानी कि बाह्य चोल कहते हैं, ठीक। और जो यहाँ पे आपको रेड लाइन से जो बनाया गया है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक भित्ति कहते हैं, यानी कि अंताचोल कहते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। उसके बाद में फिर क्या होगा, बाह्यचोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बाह्यचोल क्या होता है, बाह्यचोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक वशीय पदार्थ स्पोरोपोलिन से मिलकर बना होता है, ठीक। स्पोरोपोलिन पर क्या होता है, किसी भी ताप, अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि परागकणों का जैविक अपघटन नहीं होता। तो ये चीज़ जो भी लिखी है इसको क्या है, इसको समझते हैं, ठीक। तो जो आपका बाह्यचोल होता है, जो ये आपका पार्ट देख पा रहे हैं जो ब्लैक कलर से बनाया गया है, ये आपका बाह्यचोल होता है। ये किससे बना होता है, ये बना होता है आपका स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से बना होता है, ठीक। तो जो स्पोरोपोलिन पदार्थ से बना होता है तो इससे क्या होता है, ये आपका जो परागकण की सुरक्षा करता है। कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे मिट्टी में दबा दें या फिर धूप हो, वर्षा हो और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हों, अम्ल हो, क्षार हो, इन सब चीज़ों से क्या होता है, सब चीज़ें नष्ट नहीं होती हैं। क्योंकि जो बाह्यचोल होता है वो स्पोरोपोलिन से मिलकर बना होता है, जो बहुत ही कठोर पदार्थ होता है, जो हम लोग का जो परागकण होता है उसकी सुरक्षा करता है, उसको नष्ट नहीं होने देता है, ताकि आप इसे काफ़ी दिनों तक ये मिट्टी में पड़ा रहता है फिर भी ये ख़राब नहीं होता है। जैसे ही ये मादा भाग पर पहुंचता है किसी भी माध्यम के द्वारा, वैसे ही अंकुरित होना अपना प्रारंभ कर देता है, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अंताचोल की ओर। तो अंताचोल क्या होता है, आपका पेक्टोसुल्लोन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है, ठीक। तो अंताचोल से ही पराग नलिका का निर्माण होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका रेड लाइन जो बनाई गई है इसे हम क्या कहते हैं, अंताचोल कहते हैं। ये क्या होता है, पेक्टोसुल्लोन नामक जो पदार्थ होता है उससे बना होता है। तो जो पेक्टोसुल्लोज नामक पदार्थ से बना जो अंताचोल होता है ये आपका मुलायम होता है, और जो ये जनन छिद्र पाए जा रहे हैं इसी जनन छिद्र के माध्यम से ही यही जो अंताचोल है ये पराग नलिका बनाती है, और जो पराग नलिका जाकर बीजांड में मिलती है, और वही बीजांड में से यही क्या है जो आपका नर युग्मक है यानी कि जनन कोशिका है, ये इसी पराग नलिका के माध्यम से आपका बीजांड में प्रवेश करता है, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। जब पराग कणों का परागकोश से निकलने से पहले क्या होता है, इनके केंद्रकों में विभाजन होता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही केंद्रक पाया जाता है। लेकिन क्या होता है, जब इसको क्या होता है, जब परागकोश से निकलने के जब समय आ जाता है तो उससे पहले क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, केंद्रक में समसूत्री विभाजन हो जाता है, जिससे 2 केंद्रक बन जाते हैं। इसमें आपका पहला केंद्रक जो होता है उसे हम वर्धी केंद्रक कहते हैं, और जो दूसरा केंद्रक होता है उसे हम जनन केंद्रक कहते हैं, ठीक। उसके बाद में फिर क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो जो जनन केंद्रक होता है वो कोशिका द्रव्य का विभाजन करके एक जनन कोशिका का निर्माण कर देता है, ठीक। तो ये छोटी कोशिका होती है। और वहीं पे वर्धी केंद्रक जो होता है, जो बाकी जो
कोशिका द्रव्य बच जाता है वो सब वर्धी केंद्रक का हो जाता है। ठीक, तो ये वर्धी केंद्रक का जो कोशिका होता है यानी वर्धी कोशिका जो होती है वो आपकी आकार में बड़ी होती है, और वहीं अगर जनन कोशिका की बात करें तो वो आकार में छोटी होती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि दो केंद्रकों का निर्माण होता है, एक होता है आपका वर्धी केंद्रक, एक होता है आपका जनन केंद्रक। फिर क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और वर्धी कोशिका और जनन कोशिका बनती है। बाह्य चोल में जगह जगह पर छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जिससे परागनलिका निकलती है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको पिछले भी बताया था अभी कि जो यहाँ पे जो इनके बाह्य चोल में जगह जगह पर जो छिद्र पाए जाते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे छिद्र है, यहाँ पर छिद्र है, यहाँ पर छिद्र है, यहाँ पर छिद्र है, तो इसे क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ही जो आपका ये मुलायम पदार्थ है जो अंताचोल है, इसके माध्यम से ही क्या होता है, पराग नलिका बना करके इसी माध्यम से निकलती है और आपके बीजाणु में प्रवेश करती है। उसी नलिका के माध्यम से आपका जो जनन कोशिका है वो बीजाणु की ओर बढ़ता है, यानी बीजाणु में पहुँचता है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने अच्छे समझ लिया है। अब हम लोग समझेंगे कि परागकोश का स्फुटन किस प्रकार से होता है, परागकोश किस प्रकार से फटता है, और उसके बाद में फिर क्या होता है कि जब ये आपका जो परागकण होता है फटने के बाद, यानी कि स्फुटन की प्रक्रिया को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जब आपका ये परागकोण जब आपका मुक्त हो जाता है परागकोश से, तो ये जब मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो क्या क्या क्रियाएँ होती हैं वो भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको इसका नोट्स भी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। ठीक, और साथ ही में अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना मत भूला करो भाइयों, कंजूसी इतना मत किया करो यार। तो हम लोग अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो हमारा अगला पेज है वो परागकोश का स्फुटन पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो क्या होता है आपका, जब आपका परागकोश जब परिपक्व हो जाता है, यानी कि जब फटने की जब प्रक्रिया होने वाली होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, परागकोश का स्फुटन कहते हैं। ठीक, तो जो आपका ये देख पा रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, और जो ये ऊपर वाला भाग है ये है आपका परागकोश। ठीक, तो परागकोश क्या होता है, जब इसको क्या होता है बीच से जब हम लोग काटते हैं तो कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है। ये क्या है, आपका एक परिपक्व परागकोश है। ठीक, तो जो आपका रेड कलर का जो आप देख पा रहे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। जो हमने अभी पढ़ा था यही हम लोग का जो परागकण होता है, यही यहाँ पर रेड कलर में दर्शाया गया है आप लोगों को समझने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे जो एक पतली सी जो आप डंडी देख पा रहे हो, यहाँ पे स्टोमियम होता है, और यहीं से जब क्या होता है ये फटता है, जिसकी वजह से परागकण जो आपके होते हैं मुक्त होते हैं। ठीक, तो परागकोश में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं, बाह्य स्तर, अंतः स्तर, मध्य स्तर व टेपिटम। ठीक दोस्तों, जब परागकोश क्या होता है परिपक्व होता है तो उसमें क्या होता है मध्य स्तर व टेपिटम स्तर जो होते हैं, यानी कि जो मध्य स्तर और टेपिटम स्तर नष्ट हो जाता है और सिर्फ बाह्य स्तर और अंतः स्तर बचता है। ठीक, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, स्टोमियम वाले स्थान पर अंतः स्तर पतली होती है। ठीक, जो आपका स्टोमियम वाला स्थान है यहाँ पर अंतः स्तर जो होता है वो पतली होती है, और फिर क्या होता है आपका जो यहाँ पे स्टोमियम वाले स्थान पर जो अंतः स्तर की जो कोशिकाएं होती है वो जल हानि करके सिकुड़ जाती हैं, जिससे बाह्य स्तर पर तनाव बढ़ता है और परागकोश स्टोमियम वाले स्थान से फट जाती है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका अंतः स्तर की जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं, जल हानि कर देती हैं और सिकुड़ जाते हैं, जिससे जो आपका जो बाह्य स्तर का जो कोशिका है उस पर दबाव पड़ता है, और जो आपका स्टोमियम वाला स्थान है यहाँ से आपका परागकोश फट जाता है और परागकण जो होते हैं आपके मुक्त हो जाते हैं। ठीक, तो आपके जब परागकण मुक्त हो जाएंगे तो ये मुक्त होने के बाद कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे आपके मादा भाग के ऊपर, और किस प्रक्रिया के द्वारा जाएंगे, वो परागण की प्रक्रिया द्वारा जाएंगे। वो तो हम लोग ये सब पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, परागण की प्रक्रिया भी पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को बस बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक, तो उसके बाद जब ये मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी वहाँ पर भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि जब ये मादा भाग पर पहुँचते हैं परागकण तो वहाँ पे इनका अंकुरण होता है और वहाँ पे 2 मेल एक गैमेट यानी कि 2 नर युग्मक का निर्माण होता है, वो भी चीज़ें हम लोग समझेंगे। ठीक, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, नर युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि जो आपका परागकोश होता है उसके अंदर जो परागकण उपस्थित होता है तो इस अवस्था में होता है। फिर क्या होता है, जब उस परागकोश आपका फटने वाला होता है उस समय से पूर्व, उससे पहले क्या होता है, इसके जो केंद्रक होता है इसमें विभाजन हो जाता है समसूत्री, जिससे 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है, और फिर दोनों केंद्रक क्या होते हैं कोशिका द्रव्य का विभाजन करके एक जनन कोशिका बना लेता है, एक वर्धी कोशिका बना लेता है। ठीक, तो ये चीज़ आपकी हो गई। फिर क्या होता है, ये द्विकोशिकीय अवस्था में आपके मादा भाग की वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। ठीक, उसके बाद जब आपके मादा भाग की वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे तो क्या होगा, वर्तिकाग्र पर पहुँचने के बाद जो आपका परागकण होंगे इनके अंकुरण होगा। ठीक,
और फिर जो जनन छिद्र पाया जाता है आपका, उसमें से क्या होगा, जनन छिद्र के माध्यम से जो आपका पराग नलिका का निर्माण हो जाएगा, किसके द्वारा, अंताचोल के द्वारा निर्माण हो जाएगा पराग नलिका का जनन छिद्र के माध्यम से। ठीक, फिर जब ये नलिका का जब निर्माण हो जाएगा तो जो नलिका होगी आपकी, ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आएगी, आपकी बीजांड में आएगी। ये जो नली आप देख पा रहे हैं इसे ये पराग नलिका कहते हैं। तो जब बीजांड में आएगी तो इसके माध्यम से ही जो आपका ये जनन कोशिका है, ये जो कोशिका देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से ही आपका बीजांड की ओर बढ़ेगा। और जब ये पराग नलिका में ही पहुँचेगा तब क्या होगा, यहाँ पर आपका ये जो जनन कोशिका है ये समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होगा और दो नर युग्मक का निर्माण कर लेगा। ठीक, तो यही तक हम लोगों को पढ़ना था नर भाग के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मादा भाग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको जो लिखा है वो भी समझ लेते हैं। तो द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण जो होते हैं आपके परागकोश से मुक्त होते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस अवस्था में यानी कि दो कोशिका है ना यहाँ पर, एक वर्धी कोशिका एक है जनन कोशिका। तो इस अवस्था में आपके जो परागकण होते हैं परागकोश से मुक्त होते हैं। फिर क्या होता है, परागण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। फिर यही परागकण आपके परागण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के ये वर्तिकाग्र है। ठीक, और ये वर्तिका है, ये अंडाशय है, उसके अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। ये जो आप रेड कलर का देख पा रहे हैं बीजांड होता है और इसके अंदर ही आपका मादा युग्मक होती है। तो नर युग्मक को इसी बीजांड में यानी कि मादा युग्मक के पास पहुंचना होता है, तभी जाके आपकी जो निषेचन की क्रिया होती है वो कंप्लीट होती है। ठीक, तो क्या होता है आपका, पहुंचते हैं वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण का अंकुरण होता है, परागकण का अंकुरण होता है तथा परागकण के जनन छिद्र के माध्यम से अंताचोल द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर निर्माण हो गया पराग नलिका का। फिर क्या होता है, पराग नलिका बढ़ते हुए बीजाणु में प्रवेश करती है और जनन कोशिका पराग नलिका के माध्यम से बीजाणु में पहुँचता है। ठीक, तो जो जनन कोशिका है पराग नलिका के माध्यम से बीजाणु की ओर बढ़ता है। फिर क्या होता है, जनन कोशिका पराग नलिका के रास्ते में समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होती हैं, विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण कर लेती हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों को पढ़ना था नर भाग के बारे में। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो जो आपका नर भाग था पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके मादा भाग को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, और जैसे ही हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसका नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल फ्री में आपको बस वीडियो को लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ठीक दोस्तों, आपको बायोलॉजी क्लासेस अब डेली देखने को मिलेंगी, एक भी दिन गैप नहीं होगा। और जैसे ही हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे आपको नोट्स प्रोवाइड कराते जाएंगे। अगर आपने बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी और इंग्लिश की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें चैनल से कर सकते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश में भी आपका जो नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूँ और साथ ही में आपका जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ठीक, तो वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और बायोलॉजी तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, दूसरा चैप्टर चल रहा है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद प्यारे दोस्तों।